हेलो। तो मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग क्लासेस संचालित करता हूँ रायगढ़ सिटी में। और लॉकडाउन चूँकि जारी है और आप और हम अपने अपने घरों में हैं जिम्मेदारी उठाते हुए, और इसलिए पढ़ाई तो रोकी नहीं जा सकती। हम टॉपिक वाइज टॉपिक कुछ ना कुछ तैयारी करते रहेंगे अपनी, ताकि जब सारी चीज़ें नॉर्मल हों तो हम आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड रहें। और इसी कड़ी में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको छत्तीसगढ़ की जनजातियों के इंट्रोडक्शन का बनाया था। आज करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि एक करंट अफेयर्स का टॉपिक और एक छत्तीसगढ़ की जनजातियों वाला जो पोर्शन है वो धीरे धीरे आपको वीडियोस बना करके आप तक पहुंचाता रहूँगा। आज मैं 5 मई और 6 मई के न्यूज़ का पोर्शन आपके लिए निकाला हूँ। होता क्या है? होता ये है कि हम कोरोना की समाचारों के बीच इतने घिरे हुए हैं और कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी न्यूज़पेपर कोरोना के समाचारों से पटा पड़ा हुआ है। और इस बीच जो दूसरी घटनाएं हो रही हैं या दूसरी न्यूज़ जो आ रही है वो हम मिस कर जा रहे हैं या हम गैर जरूरी समझ रहे हैं अभी, क्योंकि उपयोगिता नहीं है, कोई एग्जाम पास दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए। और यही कारण है कि जब एग्जाम हॉल में इससे जुड़े हुए तथ्य आएंगे तो हम अपने आप को मुश्किल में महसूस करेंगे। बेहतर है कि हम करंट अफेयर्स साथ साथ पढ़ते रहें, आपको अपने पढ़ाई को रोकना नहीं है। और इसी क्रम में मैं 5 और 6 मई का करंट अफेयर्स जो मुझे बहुत ज़रूरी लगा वो आप तक शेयर कर रहा हूँ। जैसे एक न्यूज़ जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, आप ऊपर देख पा रहे होंगे 5 मई जन्म दिवस लिखा हुआ है प्रीतिलता वाडेकर। कौन है प्रीतिलता वाडेकर? ये स्वतंत्रता सेनानी रही। और अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपको एक घटनाक्रम याद होगा, एक घटनाक्रम जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया गया था। तब भारत की सीमाएं बांग्लादेश को भी अपने में समेटे हुए थी और ये चिटगांव का मामला है। चिटगांव षड्यंत्र केस कहा जाता है इसे, अंग्रेजों की जुबान में कहें, और हम कहेंगे चिटगांव षड्यंत्र केस की जगह चिटगांव स्वतंत्रता संग्राम। मास्टर सूर्यसेन ये उनकी सहयोगी रही। मास्टर सूर्यसेन मास्टर दा के नाम से जाने गए और एक बहुत बेहतरीन संघर्ष करते हुए वो गिरफ्तार हुए। बाद में जेल में उनको यातना देकर मृत्यु दी गई। उन्हीं की साथी हुआ करती थी प्रीतिलता वाडेकर, जो अंग्रेजों के हाथों आने से बेहतर खुद का आत्मोत्सर्ग जिसे कहते हैं, आत्म बलिदान जिसे कहते हैं, वो करना पसंद की। प्रीतिलता वाडेकर का जन्मदिन था 5 मई को। 5 मई 1911 में वो पैदा हुई थी। और इस घटनाक्रम के दौरान ही 1931-32 के आसपास का ये घटनाक्रम था, जिसे चिटगांव सशस्त्र क्रांति कह सकते हैं हम। उस बीच 1932 में उन्होंने आत्म बलिदान कर दिया था प्रीतिलता वाडेकर। ये प्रश्न पूछता है प्रीतिलता वाडेकर का संबंध किस आंदोलन से रहा है? चिटगांव षड्यंत्र केस। और इसके नायक कौन थे? इसका उत्तर है मास्टर सूर्यसेन या मास्टर दा के नाम से जाने जाने वाले। फिल्म देखने का शौक रखते हैं तो एक अभिषेक बच्चन अभिनीत फिल्म है खेले हम जी जान से, ये ना भी देखें तो चलेगा। और बाकी एक चिटगांव नाम से ही है, मनोज बाजपेयी अभिनीत वो फिल्म, आप वो देख करके इस पूरी घटनाक्रम को समझ सकते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो ये फिल्म आपके लिए बेहतर होगी और इस पूरे घटनाक्रम से आप जुड़ पाएंगे। दूसरा जो समाचार है यहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित और बाल्टिस्तान सीमा विवाद। ये विवाद भारत की आजादी के समय से शुरू हुआ। भारत की आजादी 1947 1947 से ये विवाद जो है जारी है और अब तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। हुआ क्या? हुआ ये कि जब विभाजन हुआ और उस विभाजन के दौरान कश्मीर एक विवादित विषय बन गया, वहां से 2 बड़े सेक्टर, 2 बड़े क्षेत्र पाकिस्तान अपने कब्जे में अक्सर घोषणा करता रहता है। एक है गिलगित, यहाँ राइट टॉप आप देख पा रहे होंगे, और एक यहाँ नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये हिस्सा जो कि हम आजाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान जिसे मानता है, वो वाला हिस्सा आप यहाँ देख पा रहे होंगे। बगल एक हिस्सा जिसको मैं शेडेड कर रखा हूँ, ये है बाल्टिस्तान। एक्चुअल में जब कारगिल युद्ध हुआ तो बहुत हद तक सीमाएं जो थी वो डिस्टर्ब हुई और इस कारण से ये विवाद वापस से जन्म ले चुका है। गिलगित और बाल्टिस्तान, ठीक यहाँ कारगिल भी है। कारगिल आप जानते ही होंगे, जो माफी चाहूंगा, कारगिल नहीं, मैं कहना चाह रहा था सियाचिन।
और सियाचिन आप जानते भी होंगे, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है वो भी यहाँ मौजूद है। कारगिल वॉर की बात मैं करना चाह रहा था। उस दौरान जब ये सारी चीजें डिस्टर्ब हुई तब से विवाद बढ़ गया। अभी हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसने प्रांतीय चुनाव के आदेश दिए हुए हैं और इस कारण से वहां प्रांतीय चुनाव की तैयारियां होने के बीच हम अपने क्षेत्र पर उनके कब्जे के नाजायज होने का विरोध कर रहे हैं। और ये है भी, आपको याद होगा पिछले साल की बात है और हमने कश्मीर और लद्दाख वाले मसले को काफी हद तक हल करने का प्रयास किया था। वैसे अभी गिलगित और बाल्टिस्तान का क्षेत्र लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है और लद्दाख का हिस्सा भी माना जाता है। कश्मीर पूरी तरह से भारत के हिस्से में होना चाहिए। इस वाले हिस्से को विवादित अभी रखा गया है। धीरे धीरे शायद स्थितियां यहां भी सुधरेंगी और ये सब कुछ वापस से पहले जैसा 1947 से पहले जैसा था, पूरा कश्मीर भारत के पास ऐसा होगा। ये जो हिस्सा आप देख पा रहे होंगे शेडेड, ये अक्साई चीन का हिस्सा है। 1963 में अक्साई चीन क्या, ये वो हिस्सा है जहां चीन ने कश्मीर को अधिकृत करके रख लिया है, कुछ हिस्सा दबा कर रख लिया है। नाजायज तो ये भी है और इस पर भी लगातार बातें हो रही हैं। गृह मंत्री का आपको भाषण याद हो, अमित शाह जी ने कहा था कि ये पूरा कश्मीर जो है वो भारत का ही है और इस पर हम एक एक इंच एक एक हिस्सा वापस से प्राप्त करके रहेंगे। खैर अभी हाल ये विवाद वापस से जन्म ले रखा है और इस विवाद को हल करने के प्रयास किए जाएंगे सेना के द्वारा या कूटनीति के द्वारा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इधर का भाग लद्दाख का हिस्सा है। अभी इस भाग पर भारत का शासन प्रशासन मौजूद है। ये विवादित हिस्सा है और ये आजाद कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान मानती है, मुजफ्फराबाद उसकी राजधानी भी उसने डिक्लेयर कर रखा है। कितने दिन देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरी न्यूज और चलते हैं। अब ये 21 मई एक न्यूज के बारे में यहाँ जिक्र आया था। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं। विधान परिषद क्या होती है? अच्छा, राज्यों में विधानसभा होती है तो पता ही है। राज्यों में विधानसभा होना अनिवार्य भी है। क्यों अनिवार्य है? इसलिए अनिवार्य है कि जैसे संसद होती है हमारी, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि कानून बनाने का काम करती है देश के लिए, वैसे ही राज्य के लिए विधान बनाने का कार्य विधानसभा करती है। लेकिन कुछ राज्य होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, जनसंख्या बड़ी होती है, ऐसे राज्यों को दूसरा सदन रखने का अनुमति मिल जाता है। हालांकि ये भी एक प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया से होकर के गुजरता है, संवैधानिक आपको परिवर्तन करने पड़ते हैं तब ऐसा हो पाता है। महाराष्ट्र उन्हीं राज्यों में से एक है जो द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला है। एक विधानसभा रहेगी और एक विधान परिषद। इसके चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, वैसे जैसे राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए होते हैं। तो ये विधान परिषद चुनाव 21 मई महाराष्ट्र में होगा। और किन राज्यों में विधान परिषद है, क्या ये जानने का प्रयास करें? बहुत सरल है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक कोड यूज किया करते थे, हम यूज करते थे जुम्बी काट, JUMBIKAT। तो ये जम्मू हुआ करता था, लेकिन ये विवाद तो भी हल हो गया। अब जम्मू नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? अभी इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश, ये महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश मत समझेंगे, महाराष्ट्र। BI बताने की जरूरत ही नहीं है, बिहार होगा। के कर्नाटका को रिप्रेजेंट करता है, A आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है और T तेलंगाना को रिप्रेजेंट करेगा। तेलंगाना, ना कि तमिलनाडु। तमिलनाडु कभी हुआ करता था विधान परिषद, उसने स्वतः त्याग दिया। हाँ, त्यागने का हक राज्यों के पास होता है। ऐसा उन्हें अपने विधानसभा में एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा पारित करके करना होता है। अभी हाल हम देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास है। छत्तीसगढ़ में बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? किसी संविधान की क्लास में समझेंगे। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अभी बनाने की मांग कर रहा है अपने यहाँ उच्च सदन विधान परिषद। अभी हाल तक ऐसा हुआ नहीं है। खैर, तो ये चुनाव होने वाले हैं वहां विधान परिषद के चुनाव, और ये विधान परिषद के चुनाव जब होंगे तो अब उसका नतीजा भी हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग या सदस्य वहां जा चुके हैं। वैसे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री महोदय विधान परिषद से जा रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि सदस्य जो भी सदन का बने, चाहे विधानसभा से बने या विधान परिषद से, सदस्यता साबित करनी जरूरी है यदि पद पर बने रहना है तो। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो
या प्रधानमंत्री हो। 6 माह का समय मिलता है और इस बीच यदि केंद्र स्तर पर है तो लोकसभा या राज्यसभा, अगर हम प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो वहां किसी एक सदन में हमको सदस्यता लेनी पड़ती है, और अगर राज्य की बात करें तो या तो विधानसभा से आप सीधे चुनाव लड़ करके या उपचुनाव के माध्यम से पहुंचे, या विधान परिषद से आप पहुंच सकते हैं। याद रह जाएगा डाटा। तो हम थोड़ा थोड़ा न्यूज के साथ साथ बाकी विषयों को भी समझने का प्रयास करेंगे, और आपके क्वेश्चन का स्वागत रहेगा। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछिएगा, मैं अपनी किसी और क्लास में वो डाउट भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखें, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं और आप और हम आगे खूब बात करने वाले हैं। आपके हर डाउट का जवाब मैं धीरे धीरे एक एक क्लास में देता भी चलूंगा और समझाता भी चलूंगा। खैर, अगली न्यूज जो थी, ये न्यूज थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक ऐसी न्यूज है जो कि रिलीफ देने वाली है कोरोना के समय, या ये कह लीजिए कि जो तैयारी कर रहे थे उन्हें परेशान करने वाली भी है। न्यूज क्या थी? ये न्यूज नोट करने लायक तो नहीं है, लेकिन आईएएस प्री जो है अभी पोस्टपोन कर दी गई है। कब तक के लिए? अगले आदेश तक के लिए। जब अगला आदेश आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आईएएस की जो तैयारी कर रहे थे अभी उनके पास कुछ और समय मिल गया है प्री एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, और आप भी चाहें इसका कैलेंडर फिक्स होता है। अभी कोरोना संकट के समय नौकरी पर भी संकट आ गया, लेकिन आपको आश्वस्त करता हूं आईएएस भर्ती वो नहीं रुकेगी। हर साल उसके कैलेंडर फिक्स होते हैं, उस नौकरी पर, उस नई भर्ती पर रोक नहीं लगाया जाएगा। राज्य सरकार भी संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ, जैसे ही राज्य लोक सेवा आयोग भी एक होता है, उसके भी कैलेंडर फिक्स कर रही है, और राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती भी मेरा नहीं ख्याल है कि वो रुकेगी। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। चलिए, अगली न्यूज क्या है? ये छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई न्यूज है। 4600 करोड़ रुपए, ये वो राशि है जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, भूपेश बघेल जी ने घोषणा की है कि वो कृषकों की सहायता के लिए या कृषि ऋण के रूप में देंगे। ऋण का मतलब और सहायता का मतलब अंतर होता है, लेकिन ऋण भी अगर सही समय पर मिले तो सही सहायता होती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा है 4600 करोड़ रुपए कृषि के कार्य में सहायता के लिए, खरीफ मौसम के लिए। 2 मौसम होते हैं फसल के, मुख्य रूप से खरीफ और रबी। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो जायद फसल एक तीसरा मौसम भी माना जाता है। बहरहाल खरीफ की बात कर रहे हैं, तो खरीफ मौसम में खेती के लिए 4600 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने का लक्ष्य है। ऋण वितरण कौन करेगी? सहकारी समितियां वितरण करती हैं। सहकारी, ध्यान रखें, सहकारी, नॉट सरकारी। सहकारी क्या होता है? कोऑपरेटिव, मिलजुल करके जहां काम किया जाता है वो। और इनकी संख्या, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न कि छत्तीसगढ़ में सहकारी संस्थाओं की संख्या कितनी है? 1333। आंकड़ा देख पा रहे हैं आप? याद हो जाएगा, 1333, कोई बहुत कठिन डाटा नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, तो कितना जो है अब खाद का भी एक डाटा हमारे पास आया, उर्वरक का। ये जो डाटा है 6,35,000 मीट्रिक टन खाद। ये कौन सी खाद है? रासायनिक खाद है। भारत की खेती में यह समस्या तो है, लेकिन रासायनिक खाद बहुत जरूरी भी है, और इसके लिए हमको मिट्टी भी पढ़ना पड़ेगा। मिट्टी किसी क्लास में आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा कि भारत की मिट्टियों में ऐसी क्या समस्या है कि हमें रासायनिक खादों की तरफ भी देखना पड़ जाता है। बहुत ज्यादा प्रयोग तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अभी हाल हम रासायनिक खाद पर निर्भर हैं, और 6,35,000 मीट्रिक टन खाद के वितरण का लक्ष्य रखा गया है, और ये सब सहकारी समितियों के माध्यम से होना प्रारंभ भी हो गया है। हमको याद क्या रखना है यहां से? 2 डाटा, एक कि कितना ऋण किसानों को मिलेगा किसमें? खरीफ मौसम के लिए, और वो है 4600 करोड़ रुपए। कितनी सहकारी समितियां हैं? सहकारी समितियां 1333। ये प्रश्न आता है, ध्यान रखेंगे सहकारी समितियों की संख्या। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। यह भी छत्तीसगढ़ सरकार की एक न्यूज है, हालांकि आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक डाटा मिला और वो मैं आपको बताना चाह रहा था, 3536 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो राज्य में सड़क निर्माण के लिए खर्च की जाएगी। राज्य में सड़कों का निर्माण होने वाला है, और सड़क निर्माण के इस कार्य के लिए बैंक से ऋण लिया जा रहा है, और कुछ हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। ये आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एक आंकड़ा था, बताना मुझे जरूरी लगा, मैंने आपको सूचित किया। अगला जो न्यूज है ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है। अच्छा, होता क्या है, अब फिल्म की जो दुनिया है उसमें पहले हम बहुत कुछ एक कलाकारों को याद करते थे कि छत्तीसगढ़ में फिल्म के क्षेत्र में योगदान देने वाले कलाकार, तो हम वो याद कर रहे होते थे, और उसमें 2 एक नाम था, जैसे हमारे नथुदा को हम याद करते थे,
नत्थादास मानिकपुरी, और हम याद करते थे सुलक्षणा पंडित को, याद किया करते थे हबीब तनवीर साहब को, याद किया करते थे फिल्म में योगदान देने वाले कलाकारों के रूप में। लेकिन अब ये सूची जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम पेपर वेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपरों के माध्यम से जानकारी मिलती जाती है, आपको भी अपना डाटा अपडेट करते रहना चाहिए। ऐसे एक कलाकार के बारे में जानकारी मिली जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, रायपुर से उनका संबंध रहा, और नाम है उनका शहनवाज प्रधान। शहनवाज प्रधान कौन है? अगर अभी आप टीवी देख रहे हैं इन दिनों तो पुराने सीरियल रीटेलीकास्ट हो रहे हैं। श्री कृष्णा एक सीरियल है जो रीटेलीकास्ट हो रहा है, उसमें नंद बाबा की भूमिका इन्होंने निभाई थी। हाँ, और अलिफ लैला एक सीरियल आता था पहले, उसमें भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। अच्छा, जो नए जमाने के लोग समझते हैं खुद को, या थोड़े वेब सीरीज के शौकीन लोग, तो मैं आपको बता दूं, मिर्जापुर अगर आप देखेंगे तो उसमें पुलिस वाले की भूमिका में आपको ये कलाकार दिख जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अपने कलाकार हैं, आप देख सकते हैं, नाम याद रख सकते हैं, शहनवाज प्रधान। आगे बढ़े तो अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में हमारे पास है फेरो एलाइज। तो फेरो एलाइज क्या है? एक तरह से हम कह सकते हैं स्टील का रॉ रूप, कच्चा माल वाला रूप आप मान सकते हैं इसे। ये वो स्टील का उत्पाद है या आयरन का उत्पाद है जो कि सप्लाई कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार विदेशों को। कोरोना के संकट काल में जब अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही थी, छत्तीसगढ़ सरकार अपने औद्योगिक क्षेत्र, अपने खनन क्षेत्रों के माध्यम से अभी भी टिकी हुई है, अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। और उसी एक न्यूज का एक बेहतर हिस्सा मुझे मिला पढ़ने के दौरान कि छत्तीसगढ़ निर्यात कर रही है अपनी फेरो एलाइज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, कोरिया में, बांग्लादेश में भी, और मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देशों में निर्यात कर रही है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो कोर उद्योग है वो अपनी भूमिका निभाते रहे। संकट तो है लेकिन साथ मिलकर उभरा जा सकता है। ऐसे उभरने में एक और संस्था है जो भूमिका निभा रही है। घोषणा हुई थी शराब की दुकानें खोली जाएंगी और आप नतीजा देख रहे होंगे। खैर, तो उसमें एक चीज आजकल मैं देख रहा हूँ कि खूब भीड़ भी लगी, लोग लाइन लगा लगा करके शराब खरीद रहे हैं, काफी आबकर का लाभ हो रहा है। चर्चा की जा सकती है कि क्या ये सही था, क्या गलत था, और जो नहीं पीते वो तो इसके पक्ष में होंगे कि ये बहुत गलत बात हुई, जो पीते हैं वो अपना पक्ष दे रहे हैं। बहरहाल सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कह रहे थे, या हमें शब्द प्रयोग करना चाहिए जो व्यक्तिगत दूरी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जितना दूर रहना चाहिए उसका उल्लंघन जी भर के हो रहा है। ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम पे सुधार बहुत जरूरी है। कैसे होगा? सरकार को सोचने देते हैं। सरकार ने ये फैसला लिया है, सरकार को नियम कठोर बना करके इस फैसले पर थोड़ी कड़ी कार्यवाही भी करनी चाहिए। आगे देखते हैं। अधीर रंजन कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष दल के नेता के रूप में भी आप समझ सकते हैं। इन्हें वर्तमान में लोक लेखा समिति, संसद में कुछ समितियां होती है और उन समितियों में से एक समिति होती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी आप कह सकते हैं। वो जो समिति है ये आमतौर पर 22 सदस्यों की होती है। ये प्रथा है, रिवाज है, और 22 मेंबर्स जो होते हैं इसमें जाहिर सी बात है लोकसभा से ज्यादा सदस्य होते हैं, 15 सदस्य बाकी के बचे हुए राज्यसभा से आते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें आमतौर पर ये परंपरा सी बन गई है, विपक्ष दल का जो व्यक्ति होता है वो इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अधीर रंजन विपक्षी दल के हैं, सत्ता में भाजपा है, तो जाहिर सी बात है विपक्षी दल के व्यक्ति को यह मौका दिया जाएगा। अधीर रंजन इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। 2019 में अनाउंसमेंट हो गया था और ये न्यूज अभी फिर चर्चा में है, तो ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति करती क्या है? तो भाई एक भारत में संस्था है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आप अगर संविधान का आर्टिकल 148 पढ़ते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है। तो कैग की जो रिपोर्ट है, कैग क्या है? एक तरह से वो ऑडिटर है जो पूरे देश को ऑडिट कर सकती है, जो राज्य सरकारों को भी ऑडिट कर सकती है, जो भारत के हर तरह की लेखा की जांच या ऑडिट करने का काम करती है। उसकी रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेजी जाती है। लोक लेखा समिति उस पर अध्ययन करती है, उस पर काम करती है और सदन में कार्यवाही करने को कहती है। वो समिति है। एक और समिति होती है प्राक्कलन समिति। इन दोनों को अक्सर
जुड़वा कह दिया जाता है। ठीक, हाँ, क्योंकि दोनों एक जैसे व्यवहार करने वाली, एक जैसे सदस्य वाली संस्था दिखाई देती है। अब बात करेंगे समुद्र सेतु। अच्छा, नाम से तो पकड़ में आ रहा होगा, समुद्र सेतु बोल दिया यानी नेवी से जुड़ा हुआ, नौसेना से जुड़ा हुआ। हमारी नौसेना की एक संस्था, एक माफी चाहूंगा, संस्था नहीं, एक अभियान है, समुद्र सेतु अभियान है भारतीय नौसेना का। क्या है ये अभियान? ये अभियान भारत के वो लोग जो विदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने का अभियान है। भारतीय नौसेना इसे संचालित करेगी। नाम से पकड़ में जरूर आ जा रहा है, लेकिन आप आसान प्रश्न मान करके ना चलें इसे। आगे देखते हैं, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, नीति आयोग ने यह अभियान शुरू किया है। और नीति आयोग जो है वो खुद तो कर नहीं सकती थी एक साथ, तो उसने मदद ली है और वो पिरामिल फाउंडेशन जो है उसकी मदद उसने ली है। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी, आप अगर कोरोना के समाचार देख ही रहे होंगे तो उसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इसका संकट ज्यादा है, इसलिए ये अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? कभी योजना आयोग हुआ करती थी, अब नीति आयोग संस्था भारत के लिए योजनाएं बनाने का काम करती है, भविष्य की योजनाएं तैयार करने का काम। ठीक, अब बात करते हैं जस्टिस दीपक गुप्ता की। अच्छा, जस्टिस दीपक गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायरमेंट की आयु और उनकी विदाई जो है वो हो रही वर्चुअल तरीके से, ऑनलाइन वाली। हाँ, जैसे अभी क्लास ले रहे हैं ऐसे ही कुछ। हालांकि हम सीधे सीधे तो मुखातिब नहीं है, लेकिन उनकी विदाई इस तरह से हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अपने कार्यों को सीमा में बांध चुका है और इस कारण से ये पहले ऐसे जज कहलाएंगे। कौन? तो जस्टिस दीपक गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के पहले ऐसे जज जो वर्चुअल विदाई के साथ सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। याद हो जाएगा? ठीक है, चलिए। अच्छा, ये न्यूज है राहुल देव। राहुल देव ये एक ऐसे व्यक्ति बने जो पाकिस्तान की एयरफोर्स में, पाकिस्तान की वायुसेना में पायलट नियुक्त हुए हैं। हिंदू हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स में नियुक्त हुए हैं, इसलिए याद रखना बनता है डाटा। तो ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो राहुल देव एक अपना एक्टर भी है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ठीक, चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है, बहुत इंटरेस्टिंग। कोविलपट्टी, हाँ सही पढ़ रहे हैं, कोविलपट्टी कदलई मितई, कोविलपट्टी कदलई मितई। कठिन है डाटा? हाँ, कठिन तो है। सरल शब्दों में क्या बोले? अच्छा, चिकीज पता है? हाँ, अच्छा पता है, ठीक है। तो चिकीज क्या होती है? चिकीज भाई वो जो नारियल और मूंगफली को रोस्ट करके गुड़ के साथ बना दी जाती है, कभी कभी तिल की बना दी जाती है, कभी कभी सिर्फ मूंगफली की। ये रॉ मूंगफली की गुड़ के साथ बनाई जाने वाली चिकी है। कहाँ बनती है? तमिलनाडु में। वैसे पूरे भारत में बनती है और यही कारण था कि इसको किसने सबसे पहले बनाया या किस क्षेत्र का इस पर सबसे ज्यादा हक है, यही विवाद था। और इस विवाद को हल करते हुए जीआई टैग ये मिला तमिलनाडु को। याद रह जाएगा। तो मूंगफली वाली चिकी क्या कहेंगे? कोविलपट्टी कदलई मितई। जीआई टैग प्राप्त हो गया तमिलनाडु को। याद हो जाएगा डाटा। अच्छा, जीआई टैग भाई भौगोलिक एक तरह से सूचक है, कौन सी चीज किस राज्य को बिलोंग करती है उसके लिए। आपको कड़कनाथ मुर्गा आपने सुना होगा नाम, वो जो काले रंग की खून वाला, जिसके आंख की पुतलियों से लेकर के शरीर पूरा काला होता है, अच्छा रक्त तक काला होता है, ये वाला आप डाटा जान ही रहे होंगे। तो इस पर बड़ा विवाद चल रहा था, मध्य प्रदेश को मिले या छत्तीसगढ़ को, एमपी को मिल गया। ठीक है, वैसा ही जीआई टैग अब मूंगफली वाली चिकी तमिलनाडु में प्राप्त हो चुका है, कोविलपट्टी कदलई मितई। अब बात करते हैं एनएएम। एनएएम क्या है? तो भाई गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन। इस संगठन में वो देश आते हैं जो कि ना तो अमेरिका की छत्रछाया में रहना पसंद किए और ना ही सोवियत संघ यानी आज के डेट में रूस। ये किस्सा क्या है? ये किस्सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो बड़ी महाशक्तियां थी। एक अमेरिका, जो अभी भी अपने आप को साबित करने की कोशिश में है। हालांकि आज का न्यूज़पेपर कह रहा है कि अब अमेरिका भी कोरोना से लड़ने के लिए बैंक से कर्ज लेगा, तो क्या बराबरी रह गई अब। ठीक, और दूसरा देश सोवियत संघ, जो अब रूस बन गया है। दुनिया में इन दो महाशक्तियों ने उस समय आजाद हुए देशों या
इंग्लैंड से फ्री हुए देशों को अपने अपने अंदर रखने का प्रयास किया या अपनी अपनी राजनीति का शिकार बनाने का प्रयास किया। कुछ देश अमेरिका की छत्रछाया में आए, कुछ सोवियत संघ की छत्रछाया में आए। भारत ने इन सब से अपने आप को अलग रखने का प्रयास किया और तभी जन्म हुआ गुट निरपेक्ष देशों के संगठन का। तो इसमें मिस्र भी है, इसमें भारत भी है, इसमें और भी कुछ देश हैं, खाड़ी के देश, जैसे अभी अजरबैजान के राष्ट्रपति इसके प्रमुख हैं, इल्हाम अलीयेव, नाम देख पा रहे हैं आप, इल्हाम अलीयेव अध्यक्ष हैं अजरबैजान के राष्ट्रपति, वो इसके प्रमुख हैं। तो ऐसे कुछ देश हैं जो गुट निरपेक्ष देशों का संगठन बनाते हैं। इसका वर्चुअल सम्मेलन हुआ इसका भी, और हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इस सम्मेलन में भाग लिए। ये पहला अवसर था जब उन्होंने NAM गुट निरपेक्ष देशों के संगठन में भाग लिया। कब से? जब से वो प्रधानमंत्री बने 2014 में पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने, अब दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ये पहली बार था या पहला मौका था जब उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। तो ये कुछ समाचार थे जो मैं निकाल पाया 5 और 6 से। हाँ, एक समाचार मुझे ध्यान आ रहा है, वो पीलिया से रिलेटेड है। तो पीलिया कहाँ? रायपुर में पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे आप। तो ये भी एक वायरस है। कोरोना के बीच इस एक वायरस ने भी बहुत परेशान कर रखा है रायपुर वालों को। दूषित जल इसका एक बहुत बड़ा कारक बन जाता है और ये फिर आपके पाचन तंत्र को डैमेज करना शुरू करता है। आप अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो पीले रंग की शारीरिक आकृति, वेशभूषा बनने से, वेशभूषा नहीं कहना चाहिए हमें, पीले रंग का अधिक शरीर में प्रभाव दिखने लग जाता है। आंख की पुतलियां पीली दिखाई देने लग जाती हैं, नाखून पीले दिखने लग जाते हैं और इसलिए पीलिया कह दिया जाता है। अंग्रेजी में जॉन्डिस, हाँ सुने होंगे ना, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी रायपुर में दूषित जल के कारण ये समस्या बहुत आ रही है। होता है RBC के काउंट यदि बड़ी तेजी से घटने लगे और येलो वाले जो भाग हैं कार्पोसल्स ब्लड के भीतर वो बढ़ने लग जाए तो ये समस्या बढ़ जाती है। 1% के लगभग होनी चाहिए, 0.8 से 1%। ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगी ये समस्या बढ़ती जाएगी, बीमारी जानलेवा भी हो जाती है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। आप अपने रख रखाव, अपने खान पान का ध्यान रखें। सिर्फ एक ही बीमारी नहीं है कोरोना, आपको घरों में सुरक्षित भी रहना है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा तो आप कमजोर हो जाएंगे। सुरक्षित रहिए, साथ बने रहिए। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट में भेजिएगा, आपके कोई प्रश्न होंगे वो भेजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों के माध्यम, जो भी प्रश्न होंगे उनका सॉल्यूशन अगले किसी क्लास में बताने का प्रयास करेंगे। मेरी जो तीसरी वीडियो आएगी वो जनजाति के ऊपर होगी और जिसमें हम, जैसा कि एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं विशेष पिछड़ी जनजातियों को बताने या पढ़ाने का प्रयास करूंगा। साउंड इस बार मैं प्रयास किया हूं बेहतर कर सकने का। यदि अभी भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं लगातार प्रयास में हूं कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बना करके दे सकूं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा फिर से एक बार आप सबसे मुखातिब होकर के। मिलेंगे हम फिर से, ठीक है, धन्यवाद।